हाय बच्चों, आज आप लोगों का कक्षा 9 का बायोलॉजी आगे जहाँ तक पढ़ाया गया था उसी के आगे चल रहा है। कल आप लोगों को पढ़ाया गया था कि वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण के बाद आपने वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम के बारे में देखा। द्विनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति के बारे में आपको बताया गया था। इसके बाद आपको ये बताया है कि द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है, याद है कि नहीं, कैरोलस लिनियस को। इसके अलावा 5 जगत अवधारणा प्रतिपादित किया गया आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा। आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा आर.एच. व्हिटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा, जिसमें आपको बताया गया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और पादप। आज आप लोगों को इन्हीं 5 वर्गों के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं जगत मोनेरा के बारे में। मोनेरा के बारे में। मोनेरा, जगत मोनेरा में सबसे आदिम जीव रखे गए हैं। सबसे आदिम जीव अर्थात जो शुरुआती अवस्था में पाए जाते थे उनको रखा गया है, आदिम जीवों को। इसमें आदिम जीवों में आपके कौन कौन से आते हैं? नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा आपका नीले हरे शैवाल बताया गया, बैक्टीरिया के बारे में बताया गया और माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया गया। ये सब आपके मोनेरा जगत में आते हैं। मोनेरा जगत में कौन कौन से आते हैं? ये सब इसमें आते हैं। ये सब कैसे जीव हैं? आदिम। ये सब आदिम जीव हैं। इसका मतलब क्या है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले कौन है? ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले आदिम जीव हैं जो मोनेरा जगत में आते हैं। मोनेरा जगत 5 जगतों में आपका मोनेरा जगत हो गया। अब मोनेरा जगत के बाद आपको बताया गया प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा। अब आपको मोनेरा जगत के बाद जगत प्रोटिस्टा के बारे में बताया जाएगा। देख लीजिए जगत प्रोटिस्टा के क्या लक्षण हैं।
जगत प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत में लगभग जो यूकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले एक कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। ठीक, आपने देखा मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले जीवों को रखा गया है। मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले जीवों को रखा गया है, लेकिन जगत प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। ये जीव जो होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले जो एक कोशिकीय जीव होते हैं आपके प्रोटिस्टा जगत में, ये स्वापोषी एवं विषमपोषी, ये स्वापोषी एवं विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वापोषी आप जानते ही हो, ऑटोट्रॉफी। स्वापोषी किसे कहते हैं? स्वापोषी का मतलब होता है ऐसे स्वापोषी जीव। स्वापोषी जीव का मतलब उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं स्वापोषी कहलाते हैं। विषमपोषी जो स्वापोषी द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक, अर्थात इसमें हमने पढ़ा क्या जगत प्रोटिस्टा में, इसमें यूकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। जगत प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। ये जीव कैसे होते हैं? ये स्वापोषी भी होते हैं और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। ये स्वापोषी एवं विषमपोषी दोनों होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्वापोषी होते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि विषमपोषी होते हैं। स्वापोषी और विषमपोषी में आप लोगों को बताया गया कि स्वापोषी का मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी का मतलब जो जीव स्वापोषी द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, ये आपके विषमपोषी कहलाते हैं। इसमें आप किन किन जीवों को रख सकते हो? जैसे आपका शैवाल है, शैवाल हो गया आपका। प्रोटोजोआ में जो अगले पाठ में आप पढ़ोगे कि इनको कई समूहों में बांटा गया, कई संघों में बांटा गया है। इसमें आप देखोगे इसमें शैवाल हो गया आपका, प्रोटोजोआ हो गया और डाइएटम। डाइएटम, शैवाल और आपका प्रोटोजोआ। ये है आपका जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है जो स्वापोषी एवं विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे आपका हो गया आपका प्रोटोजोआ हो गया, शैवाल हो गया, डाइएटम, ये सब आपके प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। अगला है आपका जगत कवक जगत।
अंग्रेजी में फंजाई। क्या कहा जाता है? फंजाई। फंजाई जगत। फंजाई जगत में ऐसे जीवों को रखा गया है जो फफूंदी वर्ग में आते हैं, अर्थात इसमें कवक वर्ग में सभी प्रकार के फफूंदों को रखा गया है। फफूंद में आप क्या कहते हो? फफूंद में जैसे आप लोगों ने मशरूम देखा होगा। मशरूम कुछ लोग खाते भी हैं, अच्छा आपका पौष्टिक तत्व से भरपूर होता है मशरूम। आपका ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम, ये सब फफूंद में आते हैं। ये जितने भी प्रकार के फफूंद आते हैं सब फंजाई जगत में आते हैं। ये जो जितने भी प्रकार के फफूंद होते हैं ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों एवं मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जितने भी प्रकार के कवक होते हैं, जितने भी प्रकार के फफूंद होते हैं, ये सब सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से एवं मरे हुए जीवों से, मरे हुए जीवों में जो सड़े गले जंतु हैं इनको भी आप कह सकते हो, या सड़ी गली जैसे हमारे गांव में होता पुआल वगैरह, या जो किसी भी प्रकार का कोई भी सड़ा गला पदार्थ हो, साग सब्जियां जो उनको हम छीन के फेंक देते हैं, अगर उनको हटाया ना जाए तो उन पर भी, उनमें भी सड़न शुरू हो जाता है, ये उस पर भी उग जाते हैं। तो ये जो होते हैं कवक जगत के जीव, ये मृत जीव कहलाते हैं, या आप कह सकते हैं मृत पोषी कहलाते हैं। मृत पोषी अर्थात मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करना। मृत पोषी का मतलब मृत माने मरे हुए, पोषी माने पोषण प्राप्त करना। मरे हुए जीवों से, चाहे जंतु हो चाहे पादप, मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करना। तो इसका मतलब ये क्या होते हैं? सभी प्रकार के फफूंद। सभी प्रकार के फफूंद। ये फफूंद अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से। ये अपना भोजन कहाँ प्राप्त करते हैं? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से एवं मृत जीवों से। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों और मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ये अभी आपको बताएगा कैसे होते हैं मृत पोषी। तो ये आपका इसको क्या कहा जाएगा? मृत पोषी, मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करना। एक चीज और होता है, आप जितने भी प्रकार के फफूंदों को देखोगे इनका रंग हरा नहीं होता, अर्थात इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल की अनुपस्थिति रहती है, अर्थात इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। जैसे पेनिसिलियम आपका हो गया, ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, और आपका क्या हो गया? सॉरी, सहवाग नहीं, मशरूम। आपका सहवाग तो उसमें आता था। ठीक, तो कवक जगत के बारे में आपने पढ़ा कि ये मृत पोषी होते हैं, सड़े गले एवं मृत पदार्थों से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें क्लोरोफिल नहीं होता,
जैसे आपका ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया और पेनिसिलियम। ईस्ट, मशरूम और पेनिसिलियम। ईस्ट, मशरूम और पेनिसिलियम। ये तो आपने पढ़ लिया प्रोटिस्टा के बारे में, मोनेरा के बारे में, इसके अलावा कवक जगत के बारे में। अब हमारा आता है जंतु जगत। जिसको आप कहते हो एनिमलिया या एनिमल कह सकते हो आप। एनिमल जगत, ठीक। एनिमल जगत में इसमें सभी प्रकार के बहुकोशिकीय जीव आते हैं। सभी प्रकार के बहुकोशिकीय जीव का मतलब यूकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले बहुकोशिक जीव। इसमें आपके जंतु जगत में एक कोशिक किसमें आ रहे थे? आपने पढ़ा था एक कोशिकाएं थे प्रोटिस्टा जगत में। लेकिन आपके जंतु जगत में जितने भी प्रकार के जीव आएंगे ये सब बहुकोशिकीय होंगे। ये बहुकोशिक कोशिका संरचना वाले यूकैरियोटिक जंतु इस वर्ग में आते हैं। इनके शरीर में क्लोरोफिल नहीं होता। जंतु जगत, पादप जगत नहीं, जंतु जगत। क्या हम लोग भी जंतु में आते हैं? गाय, भैंस, बकरी ये सब जंतु जगत में आते हैं। क्या ये हरे होते हैं? नहीं। और जो जंतु हरे भी होते हैं, जैसे आप तोते को रख लो, छोटा तोता होता है जो खेतों में पाया जाता है, इन सब में क्लोरोफिल नहीं होता। अगर ऐसा होने लगे तो पता लगा कि जो हरे जीव होते हैं वो भी क्लोरोफिल या प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएंगे, तो जंतु जगत में क्लोरोफिल नहीं होता। और ये जो होते हैं जंतु जगत वाले जीव, ये विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी, हेटेरोट्रॉपिक, अर्थात जंतु जगत में जितने भी जीव होते हैं ये परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब ये स्वपोषी द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। स्वपोषी का मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के हरे पेड़ पौधे हैं उन्हीं को आप स्वपोषी कह सकते हैं। क्योंकि जो भी भोजन हम प्राप्त करते हैं या जितने भी प्रकार के जीव भोजन प्राप्त करते हैं वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हरे पौधों से ही हमको प्राप्त होता है। अगर आप मांसाहारी हो तो आप मांस खा रहे हो, लेकिन आप ये सोच के देखो जिन जीवों का आप मांस खा रहे हो वो भी हरे पौधों पर ही निर्भर हैं। अर्थात आप हर हाल में विषमपोषी ही कहलाओगे। स्वपोषी केवल हरे पेड़ पौधे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम कह सकते हैं कि जंतु जगत में जितने भी प्रकार के जीव होते हैं वो बहुकोशिक यूकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले होते हैं। इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल के अलावा ये विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी का मतलब ये अपना भोजन स्वयं प्राप्त नहीं करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये किसी न किसी प्रकार से स्वपोषी द्वारा बनाए गए भोजन को ही ग्रहण करते हैं। ठीक। इसमें आपने जंतु जगत में देखा था कि ये यूकैरियोटिक बहुकोशिक होते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिक भी होते हैं। इसके अलावा ये विषमपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं।
तीसरा क्या है, आप कह सकते हो विषम कोशी। विषम कोशी। तीसरा क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है, अर्थात इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो उदाहरण में हम क्या बताएं, उदाहरण में आप जान लो, जितने भी प्रकार के जीव हैं, हाथी, घोड़ा, बैल, आप जितने जंतुओं का नाम ले सकते हो, वो सभी जंतु जगत में आते हैं। मनुष्य भी एक जंतु है। लास्ट में आपका आता है पादप जगत। जिसको आप कहते हो प्लांटी। पादप जगत में जो आपने जंतु जगत के बारे में देखा, उसी का अपोजिट कर दो, उसी का उल्टा। इसमें आप क्या कह सकते हो कि पादप जगत में इसमें बहुकोशिक कोशिका संरचना वाले, क्लोरोफिल युक्त, इसमें बहुकोशिक कोशिका संरचना वाले यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। लेकिन जंतु जगत में उसमें क्लोरोफिल या पर्णहरित नहीं होता था जंतु जगत में। लेकिन पादप जगत में आप जानते हो जितने भी प्रकार के पौधे होते हैं, कुछ पौधों को छोड़कर लगभग सभी हरे होते हैं। उसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, अर्थात ये हरे होते हैं। इनका रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये स्वपोषी होते हैं, अर्थात जितने पर भी प्रकार के जंतु होते हैं वो किसी न किसी प्रकार इन्हीं के ऊपर डिपेंड होते हैं, इन्हीं के ऊपर निर्भर होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन इन्हीं पादप जगत से प्राप्त करते हैं। आप कह सकते हो कि जंतु जगत पादप जगत के ऊपर निर्भर होता है, अर्थात पादप जगत जंतु जगत के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, या जंतु जगत होते हैं ये पादप जगत से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये स्वपोषी होते हैं। पादप जगत के जितने भी जीव होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होने के साथ साथ ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण जिसको आप कहते हो फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जितने भी प्रकार के हरे पौधे होते हैं सभी करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की परिभाषा क्या है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे द्वारा अपना भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे द्वारा अपना भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। वही कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा होगा कि जीवों का अर्थात जंतुओं का प्रमुख पोषक तत्व होता है। जंतुओं के प्रमुख पोषक तत्व में क्या क्या आते हैं आप जानते हो? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसके आगे पादप जगत का भी वर्गीकरण किया गया है, लेकिन वो अगले वाले चैप्टर में, अगले वाले लेसन में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।